हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके जल संसाधन के पार्ट 2 और संसाधन एवं उसके उपयोग के पार्ट 8 में। जल संसाधन के पार्ट 1 में हमने जल संसाधन के स्रोत, उपयोग तथा वितरण के बारे में देखा। इस वीडियो में हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे जो व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं और इस वीडियो के हाईलाइटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है अथवा सर्वप्रथम किसने और किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। टांका से आप क्या समझते हैं तथा यह कहाँ प्रचलित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तथा उस राज्य के स्थान का नाम क्या है। सोन नदी परियोजना जो है वो कब स्थापित हुई तथा इसकी लंबाई कितनी है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं जल संसाधन के इस लेक्चर में यह वीडियो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस सेशन के बाद हम जल संसाधन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं हम लेके आएंगे। तो आइए इस इम्पोर्टेंटिंग और हेल्पफुल वीडियो का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चुरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमको पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ये नदियों पे बांध बांधना जो है ये हमारा नवीन प्रणाली नहीं है, नवीन परिपाटी प्रक्रिया नहीं है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट है, जो पत्थर, मिट्टी, मलबों के सहारे झील और जलाशयों के तटबंधी का काम करते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का शुरुआत किया गया। और इस नदी घाटी परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो हमने आपको शुरू में जो क्वेश्चन पूछा था, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। किसने कहा है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चूंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिसका उद्देश्य अत्यधिक है, जैसे कि बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई जलपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जल आपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन घाटी पर परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया। मतलब कि एक बांध से इतने सारे आवागमन के साथ साथ जल आपूर्ति जिनका उद्देश्य अधिक है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण यह था कि नदी घाटी परियोजनाओं को कृषि के औद्योगिकरण से ग्रामीण व्यवस्था जो होगा वो अत्यंत नगरीय व्यवस्था के समन्वित समान रूप से विकसित करेगा। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है, जिसमें भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं। कभी कभी इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन बांध के निर्माण के लिए लोग आमतौर पर अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं, जिनको इसके एवज में न ही कोई सुख सुविधा न ही कोई अस्थायित्व का बंदोबस्त इनके लिए हो पाता है।
उन्हीं सिलसिले में एक अभियान चालू किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है जिसे संक्षेप में NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में एक गैर सरकारी संगठन कहते हैं। यानी कि नर्मदा बचाओ अभियान जो है एक NGO का संस्था है जो स्थानीय लोगों, किसानों एवं पर्यावरणविदों को मानवाधिकारकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया, नर्मदा बचाओ अभियान जो है किसके विरोध में खड़े हो गए? तो कहाँ? गुजरात के नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बन रहा था उस बांध का क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध के लिए इन्होंने अपना क्या विरोध शुरू कर दिया। क्यों विरोध किया इसकी चर्चा हमने अभी आपको बताया, क्योंकि जो लोग अपना सर्वस्व छोड़ के इधर उधर चल जाते हैं उनके बदले में इन्हें न कोई मुआवजा मिल पाता है, नहीं ये विस्थापित होने के बाद इन्हें इन परियोजनाओं को लाभ ले पाते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, मतलब कि जो लाभ के लिए उसका निर्माण किया जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है, इसलिए उसके विरोध के लिए क्या होता है? आवाज उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने के बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं? इनका विरोध करना स्वाभाविक कर लेते हैं। थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं ये जल संकट क्या है, यानी कि जल की अनुपलब्धता को हम लोग जल संकट के रूप में कह सकते हैं, जिसके बारे में स्वीडन के एक विशेषज्ञ जो थे उनका नाम था फॉल्कन मार्क ने एक डिफिनेशन देते हुए, परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है और इससे कम अगर उपलब्ध है तो उसे हम लोग जल संकट के रूप में कह सकते हैं। और जैसे ही जल संकट की भावना हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में अनेक बातें उत्पन्न हो जाती है। वो ये कि लगता है कि सूखा पड़ेगा, लगता है कि हम अनावृष्टि आवश्यकता से अधिक नहीं हुई है, इत्यादि हम लोग जल संकट के रूप में देख लेते हैं। जल संकट के अनेक भी कारण हैं, जो कि प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्ध होने के बाद भी हमारे पास जल संकट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पीने लायक नहीं है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उनके मांग तथा जल के असमान वितरण की दुर्लभता का परिणाम भी जल संकट का एक कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अत्यधिक रूप से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ है और उन सब की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए वर्तमान समय में भारत में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका लगभग 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। अभी तक हमने जो बातें बताई आपको वे सभी मात्रात्मक रूप पे चर्चा किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसी परिस्थिति जहां जल की पर्याप्त मात्रा होने के बाद भी लोग वहां पे प्यासे हैं। इसका कारण क्या है? आइए एक फैक्ट हम आपको बताते हैं। केवल कानपुर में जो है 180 चंपड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। क्या ये सभी कचरा नदी में प्रवाहित होगा तो क्या होगा? वे अनेक प्रकार के रसायन कीटनाशक जो मिला होता है वो गंगा नदी में प्रवाहित कर लेते हैं, जिससे उस पानी की गुणवत्ता जो है क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। भारत की अधिकतर नदियां इनका शिकार हो गई हैं, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी नदियां हैं वो अत्यंत विषैली भी हो गई हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें जल संरक्षण एवं उसके प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन की दुर्लभता एवं संकट के निवारण के लिए सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया,
जो बाद में इसका नाम बदल करके इसको संशोधित करते हुए राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में जाना गया, जो निम्नलिखित योजनाओं के तहत जल के संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य करते हैं। वो ये है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना। इसके साथ साथ अनेक संरक्षण विधियां भी कारगर हो सकती है, जिसमें से एक है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। इसके बारे में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने जल मिशन के संदर्भ में एक बातें देते हुए कहकर इस पे बल दिया था। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हैं। शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क के पक्कीकरण में भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व हैं। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व क्या हैं? तो शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क का पक्कीकरण। अब दूसरा जो विधि है वो है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह, जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पेय जल आपूर्ति भी की जा सकती है। तीसरी विधि है तकनीकी का विकास। तकनीकी के विकास कहने का मतलब है कि ऐसे उपकरण अपनाया जाए जिसमें जल की कम से कम बर्बादी हो और हमारी काम भी हो जाए, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती इत्यादि। ये तकनीकी विकास है। अब बात करते हैं वर्षा जल के संग्रहण करके उसका पुनः चक्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लगभग जो है भूमिगत जल का 22% भाग जो है संचय वर्षा जल का भूमि में जो है प्रवेश करने से होता है। इसके बारे में जल संग्रहण के अनेक ढांचे पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि भारत के किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है, तो वो है मेघालय। और मेघालय में जो चेरापूंजी स्थान है वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पेय जल संकट का निवारण लगभग 25% जो है छत के जल संग्रहण से होता है। और आपको एक बात बताया था टाका के बारे में, तो और भी बातें हैं उसके लिए हम जानते हैं। बंगाल में जो है बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता था। कहाँ? जोहड़। और वहीं जो है राजस्थान के बिरानो, भलौदी तथा बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेय जल संकट का भूमि टैंक से किया जाता है, जिसे टाका कहा जाता है। टाका से आप क्या समझते हैं? तो राजस्थान के 3 जगह कौन कौन? एक बिरानो, भलौदी और बाड़मेर, ये क्या करते हैं कि शुष्क क्षेत्र ऐसा है और यहाँ पे जल का जो संचय किया जाता है जमीन के अंदर टैंक बना के किया जाता है, जिसे टाका कहते हैं। अब एक झलक देख लेते हैं हम लोग सोन नदी परियोजनाओं के बारे में। तो इन परियोजनाओं का क्या उद्देश्य है, हमने अभी इसके बारे में देखा कि जिनका उद्देश्य क्या हो, अधिक हो, यानी कि एक तरीके से अनेक आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। और खास तौर में बिहार में इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसमें सोन परियोजना, गंडक परियोजना एवं कोसी परियोजना जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सोन नदी परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हाईलाइटेड हो गया, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना का क्या नाम है? तो सोन नदी घाटी परियोजना यहाँ की पहली परियोजना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और जो है, ब्रिटिश बिहार ने सिंचित
भूमि में वृद्धि कर अधिक से अधिक फसल उत्पादन की दृष्टि के लिए इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई हैं और इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। तो अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सोन नदी घाटी परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 130 किलोमीटर है। 1968 ईस्वी में इस परियोजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नाम, ध्यान रखिएगा, इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों एवं जल के बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण के लिए सुदृढ़ीकरण किया गया। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश जो है चावल का कटोरा नाम से, राइस बाउल ऑफ बिहार के नाम से कहा जाता है। बिहार के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इंद्रपुरी जगह को कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस परियोजना को बिहार विभाजन से पूर्व जो है इंद्रपुरी जलाशय योजना जो था, बाद में यह कदवन जलाशय योजना के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये रहे सोन नदी घाटी परियोजनाओं के संबंधित कुछ रोचक जानकारियां। तो अगली वीडियो में अब हम लोग जल संसाधन से संबंधित इसके ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।